हेलो एवरीवन। और टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। भाई 2 साल से तो पहले कोरोना चल ही रहा है। अभी अब कोरोना के कारण पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उससे हम लोग अभी उभर के बाहर आ ही रहे थे, तो एक नया प्रकार का क्राइसिस आया जिसको ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। अब ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बेसिकली है क्या, क्यों आया, इसके कारण क्या इम्पैक्ट हो रहा है पूरे दुनिया पे, ये हम शॉर्ट में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली पहले देखेंगे कि भाई कुछ पूरे दुनिया की अलग अलग जो अखबार है उसमें न्यूज छपना शुरू हो गया कि भाई एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। इवन एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने भी अपने कुछ अनुमान बताए कि भाई ये जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है इसके कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस फिर से आ सकते हैं, फिर और इंटेंसिफाई हो सकते हैं। जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी वो भी क्या हो सकता है, उसमें भी उसका भी स्पीड स्लो हो सकता है। अब ऐसे कंडीशन में बेसिकली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल एनर्जी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो सेक्रेटरीट है वो पेरिस में लोकेटेड है। इसका सेटअप 1974 में किया गया था। इसका जो पर्पस है या फिर जो पॉलिसी मेकिंग है वो 3 ईज में मैं डिफाइन करता हूं। पहला ई स्टैंड करता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी काम करता है। सेकंड इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी ये काम करता है। और तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 3 ईज में कौन काम करता है बेटा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी काम करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो हम लोग ग्लोबल क्राइसिस फिलहाल देख रहे हैं, ये ग्लोबल क्राइसिस का हम लोग कंटेक्स्ट समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं जो है एक यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस पे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इवन ये जो क्राइसिस जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द इंपोर्टर ऑफ कोल। और कोल के भी दाम क्या हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 4 से 5 गुना कोल के दाम बढ़ चुके हैं। सो ऐसे कंडीशन में इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग अ सीवियर एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया का एक जनरल सिनेरियो अगर हम लोग देखते हैं एनर्जी सिनेरियो, तो इसमें आपको दिखेगा, ये जो पाई चार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें आपको दिखेगा कि 3 एनर्जी सोर्सेस आज भी पूरे वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड को डोमिनेट करते हैं। अब ये 3 एनर्जी सोर्सेस कौन से बेटा? पहला है ऑयल, दूसरा है कोल और तीसरा है गैस। ठीक है, कोल, ऑयल और गैस, ये तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो लगभग 80% ऑफ आवर डिमांड, जो एनर्जी डिमांड है पूरी दुनिया की, ये 3 सोर्सेस से क्या की जाती है, कवर की जाती है। अब इसमें इसका मतलब यही है बेटा कि आज भी पूरे दुनिया के इकोनॉमी का डिपेंडेंस काय पे है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज पे बना हुआ है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आज भी हमारा डिपेंडेंस कोल, ऑयल और गैस पे है। इसके बाद आते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में ये कोल के, ऑयल के, गैसेस के जो दाम हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। वो रीजंस आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब सम क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आने चाहिए, भाई ऑब्वियस बात है कुछ क्वेश्चन तो आएंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि भाई ये मैनमेड क्राइसिस है क्या? दूसरा क्वेश्चन है कि ये कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के कारण तो नहीं हो रहा है सर, कुछ झगड़े के कारण तो नहीं हो रहा है? तीसरा है कि क्लाइमेट चेंज का तो इंपैक्ट नहीं है कि भाई क्लाइमेट चेंज एकदम बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है उसके कारण हो सकता है? चौथा है इट इज बिकॉज ऑफ सडन डिमांड सर्ज, हो सकता है ठीक है कि भाई अचानक डिमांड बढ़ने से कारण तो कुछ एनर्जी क्राइसिस नहीं हो रही है, या फिर कोई अदर रीजन भी हो सकता है। तो ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो पहले तो भाई हम लोगों को ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस क्या है। जो बेसिकली पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसका शुरुआत जनरली अगर देखा जाए तो यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस से हो गया था। ये 3 से 4 महीने पहले शुरू हो गया था। अब ऐसे कंडीशन में बेसिकली अगर देखा जाए तो सर ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस का इंडिया के साथ में क्या रिलेशन है, वो भी आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं स्पेसिफिकली। सो यही बोला गया कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल एनर्जी मार्केट। पूरा ग्लोबल एनर्जी मार्केट क्या है बेटा? बहुत कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड है। मतलब दाम भले ही यूरोप में बढ़ रहे हो गैसेस के, बट उसका इंपैक्ट इंडिया पे कैसे हो रहा है वो भी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। पहली बात तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो हमको पहले यूरोप का एक एनर्जी डिमांड का चार्ट देखना पड़ेगा कि भाई कौन से एनर्जी कितना सप्लाई वहां पे होता है। तो पहली बात यहाँ पे देखते हैं एनर्जी जनरेशन बाय डिफरेंट सोर्सेस इन यूरोप। इसमें आपको दिखेगा कि गैसेस का कितना रिक्वायरमेंट है या फिर गैसेस कितना एनर्जी सप्लाई करता है। 21% जो एनर्जी है वो गैसेस से आती है, नेचुरल गैसेस के जरिए पैदा करते हैं। अब इसमें ये कब का ग्राफ है बेटा? ये 2019 का है। अब इसमें ही अगर हम लोग अभी फिलहाल 2021 की बात करते हैं तो लगभग ये 21% गैस का रिक्वायरमेंट अभी 25% पे आ चुका है, मतलब 4% से इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कि डिमांड बढ़ी है गैस की, और डिमांड जैसे बढ़ती है उसके हिसाब से अगर सप्लाई नहीं बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है नेचुरल गैस के प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ने ही वाले।
तो उसके बाद आते हैं कि बेसिकली ये यूसेज क्या है यूरोप में, मतलब किन किन चीजों के लिए ये नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है हीटिंग और कुकिंग के लिए। बेसिकली अगर यूरोप का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखते होंगे तो वहां पे जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्लाइमेट है। अब टेम्परेट क्लाइमेट मतलब क्या, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट। ऐसे क्लाइमेट में वहां पे हीटिंग के लिए, रूम हीटिंग के लिए, फिर गीजर्स के लिए वगैरह जो गैसेस का, जो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नेचुरल गैस। फोर्थ इज एज अ केमिकल फीडस्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्लास्टिक एंड अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड एट लास्ट एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द यूसेजेस ऑफ बेसिकली नेचुरल गैस। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं कि व्हाई यूज नेचुरल गैस, भाई इंडिया में तो सर ऐसा नेचुरल गैस का कुछ इस्तेमाल इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। हमने सीएनजी वगैरह सुना है, बट भाई इतना भी तो इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे कंडीशन में सर क्यों, ये यूरोप के लोग ज्यादा होशियार है क्या? तो बेटा यूरोप के लोग ज्यादा होशियार नहीं है, बट देयर आर सम रीजंस फॉर द यूसेज ऑफ नेचुरल गैस। और सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट इज लेस कॉस्टली देन अदर। भाई ऑब्वियस बात है, पैसे की तो बात आनी ही चाहिए। सो ऐसे कंडीशन में क्या है कि नेचुरल गैस सस्ती है। सेकंड अगर देखा जाए तो मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब जो पेरिस क्लाइमेट डील के जो ये है क्या टारगेट्स है, वो भी हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं, बिकॉज एमिशन कम करता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। थर्ड अगर देखते हैं तो क्या है, इंक्रीज सिक्योरिटी बाय डिक्रीजिंग डिपेंडेंस। ये भी इसका एक एडवांटेज मिलता है किसका, नेचुरल गैस का। इसमें क्या होता है कि अगर जितने हमारे सोर्सेज डाइवर्सिफाई होते हैं उतना हमारा डिपेंडेंस वो स्पेसिफिक एक सोर्स पर कम हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा बेटा, कल अगर ऑयल खत्म हो गया तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स होंगी। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों के पास में 3-4 एनर्जी सोर्स है तो एक सोर्स खत्म भी होता है तो हमारा डिपेंडेंस हम लोग बरकरार रख सकते हैं। थर्ड इज इट इज मच सेफर टू स्टोर। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल एज वेल एज कोल इट इज मच सेफर टू स्टोर। दूसरी बात, इसके कारण कुछ भी हार्मफुल इंपैक्ट नहीं होता है और इजीली जो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी रहते हैं वो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं। एंड एट लास्ट इट इज रिलायबल। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बेसिकली नेचुरल गैस ओवर अदर सोर्स, अदर फ्यूल्स। उसके बाद आते हैं तो रीजंस फॉर यूरोप एनर्जी क्राइसिस। तो क्या रीजन है भाई यूरोप के एनर्जी क्राइसिस के लिए? तो पहला जो रीजन है बेटा वो है क्लाइमेट का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है यूरोप में। बेसिकली अभी मैंने देखिए ये ग्राफ यूरोप का है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये ग्राफ में यूरोप को डिवाइड किया जाता है, नॉर्दर्न यूरोप और दूसरा है सदर्न यूरोप। नॉर्दर्न यूरोप की अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो यूरोप है ये यूरोप टेम्परेट रीजन में आता है, ठीक है। टेम्परेट रीजन में आता है मतलब यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा। और स्पेसिफिकली अगर नॉर्दर्न यूरोप की बात करते हैं तो नॉर्दर्न यूरोप में क्लाइमेट कैसा है, पोलर क्लाइमेट कंडीशंस है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और स्पेसिफिकली अगर सदर्न यूरोप की बात करते हैं तो सदर्न यूरोप में कैसा है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन है, मतलब यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी का इंपैक्ट आता है, बट तब भी टेम्परेचर कम रहता है। सो ऐसे कंडीशन में भी है कि टेम्परेचर कम है तो क्या लगेगा बेटा, हीटिंग के लिए गैस लगेगा। तो उसके कारण क्या हो रहा है, डिमांड ऑलरेडी नेचुरली डिमांड रहता है, बट अचानक से इतना डिमांड कैसे बढ़ा सर? सो उसका रीजन है बेटा आपके स्क्रीन पे कि इस साल 2021 में एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, मतलब जब 2021 की शुरुआत हुई तब भाई पहले यूएसए में बहुत ज्यादा ठंड गिर गई थी बिकॉज ऑफ पोलर वोर्टेक्स। उसके बाद अप्रैल महीने की अगर बात करते हैं तो अप्रैल महीने में यूरोप में 20 साल में सबसे भयानक ठंडी का कहर अभी दिखाई दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ठंडी ज्यादा अचानक से बढ़ गई तो भाई गैस की डिमांड बढ़ी बिकॉज ऑफ हीटिंग, बिकॉज ऑफ कुकिंग। मतलब हीटिंग के लिए तो ऑब्वियस बात है और कुकिंग वगैरह अदर पर्पसेस के लिए भी क्या हुआ, गैस का डिमांड बढ़ा। और अचानक से गैस का डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, सप्लाई तो अचानक से नहीं बढ़ाया जा सकता है बिकॉज भाई देयर आर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में प्राइसेस बढ़ने लगे। अब प्राइसेस बढ़ने लगे तो ऑब्वियस बात है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्लाइमेट चेंज। मतलब इवन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी बोला है कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है, उसके भी दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस। उसके बाद सेकंड जो रीजन है दैट इज ग्लोबल डिमांड इज रिकवरिंग। अब बेसिकली ग्लोबल डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है बेटा बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस मतलब क्या, कि नए इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं। अब उनको क्या लगेगा, डिमांड एनर्जी लगेगा, और एनर्जी के लिए यूरोप में क्या यूज किया जाता है, नेचुरल गैस इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्वियस बात है डिमांड अगर पिकअप हो रही है तो उसको क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने वाले, बिकॉज सप्लाई उतना नहीं हो रहा है। यहाँ पे वही बोला गया है। ग्लोबल गैस सिक्योरिटी रिव्यू ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिश करता है। इसके हिसाब से 2021 में ऑयल जो नेचुरल गैस का डिमांड है वो 3.6% बढ़ने वाला है। सो ये उन्होंने पहले ही बता दिया गया था। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, अब डिमांड तो बढ़ रही है बट डिमांड को मैच करने के लिए सप्लाई बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच इज देयर। अगर सप्लाई और डिमांड मिसमैच है तो इसके कारण क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, प्राइसेस विल राइज। सो हायर प्राइसेस, अगर हायर प्राइसेस हो रही है तो इट विल बी बर्डन ऑन इकोनॉमी। जो छोटे छोटे बिजनेस है वो इतना कॉस्ट नहीं पे कर सकते, सो इट विल बी बर्डन ऑन इकोनॉमी। उसके कारण क्या होगा, कैन डिस्टर्ब इकोनॉमिक रिकवरी। अब ऑलरेडी बेटा दुनिया में
ऑलमोस्ट हर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, और ऐसे कंडीशन में अगर कंपनीज काम ही नहीं कर रहे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके कारण शट डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल एज पावर प्लांट। मतलब जो भी पावर प्लांट जो नेचुरल गैस पे चल रहे हैं उन्होंने बंद कर दिया ऑपरेशंस, या फिर कुछ कुछ जो छोटे छोटे बिजनेसेस है उन्होंने भी अपना ऑपरेशन क्या कर दिया, स्केल डाउन कर दिया या फिर शट डाउन कर दिया। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ बेसिकली क्या, जो राइजिंग प्राइसेस है उसके कारण। सो दूसरा रीजन क्या है बेटा, कि जो ग्लोबल डिमांड हो रही है, ज्यादा डिमांड हो रही है, वो भी एक रीजन है। तीसरी अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यूरोप इज रिलायंट ऑन गैस इंपोर्ट। ठीक है, यूरोप में जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, जितना उनके पास में रिजर्व है यूरोप में, वो अभी क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है गैस का। तो ऐसे कंडीशन में उनका जो डिपेंडेंस है बाहर की कंट्रीज पे जो उनको एक्सपोर्ट कर रही है उन पे ज्यादा बन चुका है। सो यही एक स्पेसिफिकली ये मैप आपको आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि दिस स्पेसिफिक रीजन इज नॉर्थ सी। ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ सी का रीजन है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो ऑरेंज कलर से डिनोट किया गया है, दीज आर द गैस फील्ड्स, और यहाँ पे जो अभी तक रिजर्व था गैस का वो अभी धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है यूरोप में ऑयल का प्रोडक्शन भी, गैसेस का प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी उनको बाहर की कंट्रीज एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही अगर सप्लाई बढ़ेगा तो उतना उनकी डिमांड भी फुलफिल होंगी। सो एक बात ये है। सेकंड अगर आते हैं तो यहाँ पे वही बोला गया कि यूरोपियन गैस प्रोडक्शन इज इन डिक्लाइन, और जो भी नॉर्थ सी में सेवरल वेल्स या फिर जो भी रिजर्व्स थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में रशिया और नॉर्वे, ये दोनों ही कंट्री के पास में क्या है, नेचुरल गैस का रिजर्व है, और ये इनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें भी अगर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एज वेल एज क्या है, उसके पास में रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में द मेजर सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप इज रशिया। अब बट रशिया, भाई रशिया मान रहा है क्या, रशिया नहीं मान रहा है। रशिया बोल रहा है नहीं, आपकी डिमांड बढ़ रही है तो हम लोग हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। अब उसका क्यों, क्या रीजन है, यस देयर इज सम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया सिंस 2014 में। ये आपके स्क्रीन पे जो यूक्रेन का मैप यहाँ पे बताया गया है, यूक्रेन का एक रीजन है जिसका नाम है क्रीमिया। ये क्रीमिया इलीगली एनेक्स किया गया था रशिया की तरफ से 2014 में, और उसको ही लेके चलते यूरोपियन यूनियन ने कुछ सैंक्शंस लगवाए थे रशिया पे। अब उसी का जो झगड़ा इनका चल रहा था, अब अचानक से क्या है, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आया और रशिया ने क्या कर दिया, इनको जो सप्लाई ऑलरेडी नेचुरल गैस का हो रहा था उसमें कटौती कर दी थी। अब ऐसे कंडीशन में डिमांड होने लगी है यूरोपियन कंट्रीज की, भाई रशिया ने और सप्लाई बढ़ाना चाहिए। बट रशिया बढ़ाने को तैयार है क्या, नहीं है। रशिया इस्तेमाल कर रहा है उसको कि अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, कि भाई अभी तक तो आपने हमें सताया, अभी हम सताएंगे। अब इसके बाद आते हैं तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रशिया से अपील किया है टू बी एन रिलायबल सप्लायर, कि भाई आप रिलायबल सप्लायर के तरीके से बिहेव कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा बट आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। बट रशिया अभी तक माना है क्या, अभी तक रशिया ने कुछ नहीं बोला। अगर चौथा रीजन स्पेसिफिकली इसका देखते हैं, चौथा रीजन क्या हो सकता है, एनर्जी ट्रांजिशन इज कॉम्प्लिकेटेड। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब क्या, एज कंपेयर टू गैस ऑयल एंड कोल आर मोर पोल्यूटिंग। सो ऐसे कंडीशन में मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आर शिफ्टिंग टू नेचुरल गैस, और इसमें भी क्या हो रहा है कि भाई नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2050 का। और ऐसे कंडीशन में ठीक है, अभी तो ये लोग फिलहाल नेचुरल गैस पे शिफ्ट हो सकते हैं, बट धीरे धीरे करते इनको क्या करना पड़ेगा, वो गैस का यूटिलाइजेशन भी कम करना पड़ेगा और रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो क्या, गैस इज स्टिल अ सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये नेचुरल गैस मतलब एकदम प्योर सोर्स नहीं है, इससे भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। और ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मीथेन। मीथेन का एमिशन ज्यादा होता है और मीथेन से भी टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का। एज कंपेयर टू कोल एंड ऑयल इट इज अ क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल। इसको ही हम लोग बोलते हैं डीकार्बोनाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब जो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट रहते हैं, इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसके कंपैरिजन में नेचुरल गैस से जो बिजली बनती है उससे क्या होगा, CO2 का एमिशन कम होगा और एक मदद मिलेंगी। ठीक है, और पांचवा रीजन है बेटा, जो मेन रीजन है, विंटर इज कमिंग। ठीक है, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें भी ये, उसमें का स्टार का सिंबल है, वही है कि विंटर आने वाला है। अभी जो मेन विंटर का सीजन है अभी वो यूरोप में शुरू होगा, और विंटर का सीजन अगर शुरू होगा तो व्हाट दे विल रिक्वायर्ड फ्यूल फॉर हीटिंग। और फ्यूल क्या है, नेचुरल गैस है। बट नेचुरल गैस के दाम क्या है, ऑलरेडी बढ़े हैं, और अगर और डिमांड बढ़ेगी तो और दाम क्या होंगे बेटा, बढ़ जाएंगे, बिकॉज सप्लाई उतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है बेटा कि यूरोप भी एक ये लोग सब समझदार देश है, तो ऐसे कंडीशन में वो तो गैस नहीं खरीदेंगे, बिकॉज इतना ऑलरेडी 3 गुना दाम उसके बढ़ चुके हैं। सो दे विल गो फॉर द अल्टरनेट फ्यूल, दोज फ्यूल विच आर लेस कॉस्टली। तो उसमें कौन सा ऑप्शन है, क्रूड ऑयल का एक ऑप्शन है, बिकॉज ऑलरेडी कोल के तो दाम बहुत बढ़े हुए। तो ऐसे कंडीशन में जो ऑप्शन बचता है वो कौन सा है, क्रूड ऑयल का। अब ऑब्वियस बात है यूरोपियन कंट्रीज के पास सामने 2 ऑप्शन है, एक तो भाई गैस का ऑप्शन है, दूसरा है क्रूड ऑयल का। बट गैस के लिए नहीं जा सकते बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ शॉर्टेज, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज
द प्राइसेस ऑफ गैस हैव स्काईरॉकेटेड। अब ऐसे कंडीशन में सिर्फ जो आखिरी ऑप्शन बचता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए वो कौन सा है, वो है क्रूड ऑयल का, बिकॉज क्रूड ऑयल एज कंपेयर टू नेचुरल गैस इज चीपर, और चीपर है, बट भाई चीपर ये लोग खरीदेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज वाले, बट उसका इंपैक्ट किस पर होगा, उसका निगेटिव इंपैक्ट होगा पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया। बिकॉज क्या हो रहा है, डिमांड तो बढ़ गई है पेट्रोल की, डिमांड तो बढ़ रही है क्रूड ऑयल की, बट सप्लाई वैसा बढ़ रहा है क्या, सप्लाई तो नहीं बढ़ रहा है भाई। तो ऑब्वियस बात है सप्लाई अगर नहीं बढ़ रहा है मतलब दाम क्या होंगे बेटा, दाम बढ़ जाएंगे। और ये दाम कहाँ के बढ़ते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में दाम अगर बढ़ते हैं तो ऑब्वियस बात है हम लोग भी जो पेट्रोल खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट से उसके भी दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अचानक से खबरें आने लगी कि भाई इंडिया में डीजल के प्राइसेस ने क्या कर दिया है, 100 रुपए का मार्क्स क्रॉस कर दिया है। इवन पेट्रोल तो पहले 100 रुपए का सेंचुरी उसने मार दिया था, बट अभी डीजल ने भी मार दिया। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो पावर क्राइसिस है या फिर जो एनर्जी क्राइसिस है, ये अगर यूरोप में हो या फिर कोई दूसरे कंट्रीज में हो, बट इसका निगेटिव इंपैक्ट पूरे दुनिया में हो रहा है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल के कॉस्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सब कंट्रीज को ये जो इसका जो लॉस है वो फेस करना पड़ रहा है। अगर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये फ्यूल प्राइसेस का बहुत ज्यादातर इंपैक्ट लो इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज पे दिखाई दे रहा है। इसमें अगर कुछ एग्जांपल्स देखते तो पहला है लेबनान कंट्री का, ये लेबनान कंट्री में भी पावर फेलियर्स हो रहे हैं। सेकंड अगर बात करते तो कोल शॉर्टेज इन इंडिया, भाई इंडियन जो पावर प्लांट्स है उनके पास में 3 या 4 दिन का कोल का अवेलेबिलिटी, इतना ही कोल बचा हुआ है। स्पेसिफिकली कुछ कुछ तो पावर प्लांट ऐसे कि जिनके पास जीरो है, कुछ कुछ तो प्राइवेट कंपनीज जो पावर प्लांट चला रही थी कोल फायर्ड पावर प्लांट, उन्होंने तो अपना ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद ही कर दिया। बिकॉज इतना अगर कॉस्ट, इतना अगर दाम बढ़ रहे कोल के तो भाई उतना आउटपुट भी निकलना चाहिए, तो वो भी नहीं निकल रहा है। और थर्ड, कोल शॉर्टेज इन चाइना इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और ये अलग अलग दुनिया के हिस्सों में भी क्या चल रहा है, ये एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर देखते हैं तो कोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 4 गुना बढ़ चुके हैं। जो कोल का दाम एक साल 6 महीने पहले $60 पर टन था, वही कोल के दाम आज के टाइम में $240 से $250 पर टन के हिसाब से बेचा जा रहा है। मतलब 4 गुना दाम कोल के बढ़ चुके हैं। इसका रीजन क्या है, तो बेसिकली अचानक से जो कोविड-19 में डिमांड बढ़ गई वो तो एक रीजन है, बट दूसरा रीजन है बेटा क्लाइमेट चेंज का। बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल, लगभग 50% दुनिया का कोल यही कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में चाइना का एक जो रीजन है जिसका नाम है शांगजी प्रोविंस, ये शांगजी प्रोविंस इकलौता ऐसा प्रोविंस है चाइना का कि जिससे 30% चाइना का कोल का आउटपुट निकलता है। वहां पे क्या आ गई बेटा, बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के कारण ऑलरेडी जो प्रोडक्शन कम था उसमें और कटौती की गई। और ऐसे कंडीशन में चाइना में भी कोल शॉर्टेजेस हुए, और कुछ कुछ सिटीज में चाइना में तो ब्लैकआउट्स भी किया गया, फिर लोड शेडिंग शुरू किया गया। इवन इंडिया में भी क्या हो रहा है, सेम सिचुएशन आ रही है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन्होंने अभी सोच रहे हैं लोग कि भाई लोड शेडिंग करते हैं करके, ठीक है। तो चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इवन ये जो ग्राफ आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ग्राफ आपको अच्छी तरीके से बता देगा कि भाई जो प्राइसेस नवंबर में $60 पर टन के हिसाब से चल रहा था, वही इंटरनेशनल मार्केट में कोल के दाम कितने हो गए, एक टाइम ऐसा था $250 पर टन को भी क्रॉस कर लिया था, बट अभी अगर बात करते हैं तो $240 पर टन के हिसाब से वो इंटरनेशनल मार्केट में कोल बेचा जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में बेटा गरीब कंट्रीज तो नहीं खरीद सकते, तो अमीर कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं। बट वही है कि इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, जो निगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट है, वो पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है। सो भाई दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.